प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपके अपने चैनल मेडल स्कॉलर पर जैसा कि आपको पता ही है हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है और सीरीज़ बेस्ड है आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। नॉन एकेडमिक पोस्ट यानी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर पेपर्स पर यह सीरीज़ आधारित है। आज का हमारा विषय है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार। आशा है इस प्रयास से आप जरूर लाभान्वित होंगे और हमारे प्रयास के साथ आपको प्रमोशन में, आपके करियर में उन्नति मिले, ऐसी आशा के साथ आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, ये हमारा चौथा वीडियो है। इसी तरह हम प्रतिदिन एक या दो वीडियो आपको देंगे और इस सीरीज़ के अंतर्गत टोटल 25 वीडियोज़ होंगे। साथ ही नेक्स्ट सीरीज़ जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसमें भी 25 वीडियोज़ होंगे। और जो हमारे साथी आईआईटी में टेम्परेरी पोस्ट पर काम कर रहे हैं वो सभी अपनी तैयारी को इन वीडियोज़ के साथ बढ़ा सकते हैं तथा वैकेंसी आने पर उनका ज़रूर परमानेंट जॉब में सिलेक्शन होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं उन्हें अपना साथ देना चाहता हूं। वो सभी वीडियोज़ को पूरी ध्यान से सुने, क्योंकि बीच बीच में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी उनके बताता हूं क्वेश्चन के साथ में, अदरवाइज़ वो फैक्ट्स से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। एक क्वेश्चन के साथ में हम 3 एडिशनल क्वेश्चन बता के चलते हैं। अगर एग्जामिनर ने थोड़ा भी क्वेश्चन को घुमाया तो आप किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहेंगे, उन फैक्ट के आधार पर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ कक्षा को शुरू करते हैं। धन्यवाद साथियों। विद्यार्थियों, आज जो हम पेपर हल करेंगे वो है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार। विद्यार्थियों, ये एग्जामिनेशन होता है आईआईटी के अंदर जो स्टाफ है उनके लिए, उनके प्रमोशन एग्जाम को लेकर के। इस पेपर के अंदर टोटल उनको 90 मिनट दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 50, क्योंकि 50 ही क्वेश्चंस है। ईच क्वेश्चन इज 1 मार्क। तो विद्यार्थी शुरू करते हैं आज का अपना ये पेपर। उन सभी स्टाफ के लिए समर्पित जो अपने प्रमोशन को लेकर चिंतित रहते हैं, उन्हें पता रहता है कि कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सा नहीं आएगा। और इस सीरीज में हम ऐसे प्रश्न पत्रों को भी हल करेंगे जो डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। ये उन सभी स्टाफ के लिए समर्पित है जो टेक्निकल साइड में काम करते हैं, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। और यही कारण है कि मैंने निश्चय किया है उन सभी स्टाफ को फ़ायदा पहुंचाने का। आशा है आपने अपने मेडल स्कॉलर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे नए वीडियोज़ आने पर आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज का पेपर, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार। विद्यार्थियों, इसमें पहला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 डज नॉट इंक्लूड। साथियों, मैंने आपको बताया था कि हर पेपर के अंदर इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आरटीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आरटीआई एक्ट को आप बिल्कुल कंठस्थ रखिए, उसमें बनने वाले प्रश्नों को हम हर पेपर में डिस्कस करते ही हैं। तो इस प्रश्न के अंदर देखते हैं, इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 डज नॉट इंक्लूड, यानी कौन सी ऐसी बात है जो आरटीआई एक्ट 2005 में इंक्लूड नहीं होती है। जनरली पर्टेन्स टू द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। जो बात आती है वो है रिकॉर्ड्स एज डिफाइंड अंडर द आरटीआई एक्ट 2005, ये तो इंक्लूड होती है। एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्राइवेट बॉडी विच कैन नॉट बी असेस्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। बिल्कुल सही बात है कि जो प्राइवेट बॉडीज़ की इंफॉर्मेशन है वो आरटीआई एक्ट के अंदर कवर नहीं होती है। इसके अंतर्गत आती है जनरली गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, इसके अंदर पूछे जाते हैं। और जहाँ भी प्राइवेट बॉडीज़ की बात आती है तो वो आरटीआई एक्ट 2005 में कवर नहीं होता है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस द। कौन सी ऐसी बात है जिसको ये रिप्लेस कर रही है? तो ये रिप्लेस करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर एक प्रश्न आपकी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इससे संबंधित बनने वाले अलग अलग प्रश्न होते हैं, उनकी मैं चर्चा आपको यहाँ पर कर देता हूँ, जिससे कि नए फैक्ट्स भी आपको पता चल सकें और आने वाली एग्जाम्स में आप टॉप कर सकें। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 24 जुलाई 1968 में लागू किया था और ये डॉक्टर DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री उस समय थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तथा दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई और उस समय मई 1986 का वक्त था। डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे और प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी। इसी तरह दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया गया था 1992 में तथा 2005 में।
जब 2005 में संशोधन हुआ था तब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह सरकार। और तीसरी तथा नई शिक्षा नीति थी 2020, यानी 34 वर्ष के बाद ये लागू हुई है और इसे लागू होने का वक्त है 29 जुलाई 2020 को ये लागू हुई है। इस समय इसके अध्यक्ष हैं के कस्तूरीरंगन और प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। 21वीं सदी की ये पहली शिक्षा नीति है विद्यार्थियों, और इसकी कमेटी गठित हुई थी 24 जून 2017 को। कमेटी में 9 सदस्य थे। 31 मई 2019 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी तथा कैबिनेट ने इसकी मंजूरी की थी 29 जुलाई 2020 को। तो इस तरह ये कुछ फैक्ट्स हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड हैं, जो आपको पता होने चाहिए। इसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला फर्स्ट स्टेट है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड ने इसे लागू किया था 12 जुलाई 2022 को। और लागू करने वाला प्रथम राज्य था कर्नाटक, यानी प्रक्रिया शुरू करने वाला, अगर आपसे पूछे कि इसका प्रोसेस शुरू करने वाला राज्य कौन सा है तो आएगा उत्तराखंड। अगर सिंपली आपसे पूछता है कि इसको फर्स्ट किसने लागू किया तो आपको बोलना है कर्नाटक। कर्नाटक ने इसे लागू किया है 20 अगस्त 2022 को। उत्तराखंड ने प्रोसेस शुरू किया लेकिन लागू नहीं कर पाया, इन बिटवीन ने कर्नाटक में इसे लागू कर दिया गया, तो पहला राज्य बना कर्नाटक। और लागू करने वाला दूसरा राज्य अगर आपसे पूछता है तो आपको बोलना है एमपी, यानी मध्य प्रदेश। 26 अगस्त 2022 को उसने लागू किया। विद्यार्थियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी नया नाम रख दिया है, उसका नाम है शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्रालय से पहले शिक्षा मंत्री बने थे श्री रमेश पोखरियाल निशंक, और वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। और नई शिक्षा नीति है जो 5 स्तंभों पर आधारित है, यानी 5 पिलर्स उसमें बनाए गए हैं। उनमें है पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता तथा जवाबदेही। और इसके प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। छात्र शिक्षक का अनुपात होगा 30:1। जीडीपी का प्रतिशत जो खर्च होगा वो होगा 6%। अभी आपको पता होना चाहिए शिक्षा पर हमारा जो अभी खर्च है वो है 4.43%। शिक्षा का पैटर्न अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें रहेगा 5+3+3+4, और अभी जो 1986 की शिक्षा प्रणाली थी उसमें 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली लागू थी। अब इसे बदल करके कर दिया गया है 5+3+3+4। ये प्रश्न अधिकतर एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते रहे और पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, एक प्रश्न आरटीआई एक्ट से आता ही है। तो आपको दोनों एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है कि कक्षा इसमें क्या है कि 5 वर्ष तक 3 वर्ष की बाल वाटिका और कक्षा 1 और 2 स्थानीय मातृभाषा में इसमें शिक्षा दी जाएगी। इसीलिए आपको इसमें मेन जो परिवर्तन हुए हैं वो आपको थोड़ा बहुत पता होने चाहिए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम को लागू किया है उसको MWES बोलते हैं। अगर 1 साल आप स्टडी करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करते हैं तो एडवांस डिप्लोमा, 3 साल करते हैं तो बैचलर डिग्री, तथा 4 साल अगर आप स्टडी करते हैं तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च मिलेगा। विद्यार्थियों, एक फैक्ट और है, वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% पर पहुंचाने का लक्ष्य, जो वर्ष 2018 में 26.3 था। साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ तथा स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए नियम भी समान होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 साल की डिग्री के बाद सीधे PhD कर पाएंगे। इसके अंतर्गत कुछ संस्थाएं भी बनाई गई हैं जिसमें परख है, जिसको परख का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसी तरह दीक्षा है, NRF है, NETF है, CAB है, HECI है, जिसको मैंने प्रीवियस पेपर में आपके साथ डिस्कस किया था, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तथा HECI के भी 4 अंग में बांटा है, NHERC, NAC, HEGC, जो हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन जो देता है, जो कॉलेज और विश्वविद्यालयों को वित्त पोषण और छात्रवृत्ति देने का काम करता है, उसको हमने प्रीवियस पेपर में डिस्कस भी किया था। इसी तरह से GEC है, जनरल एजुकेशन कमीशन। तो जैसे जैसे आपके प्रश्न बनते जाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, हम आपको बार बार इनको रिपीट कराते जाएंगे। HECI के अंतर्गत में NHERC, NAC, HEGC और GEC काम करता है। इसी तरह से NTA है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को स्वायत्त परीक्षण संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। विद्यार्थियों, पहले के प्रश्न पत्रों में हमसे पूछा गया था कि मेरू क्या है, ABC क्या है, SSA, SSSA क्या है, तो आपको इनकी फुल फॉर्म अधिकतर पता होना चाहिए। मेरू इज़ द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, तथा ABC है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तथा SSSA है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड एसोसिएशन। इस तरह के जैसे जैसे प्रश्न आपके आएंगे हम और इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न 3 को। विद्यार्थियों, प्रश्न 3 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैजुअल लीव। कैजुअल लीव के बारे में कौन सा कथन आपका गलत नहीं है, नॉट करेक्ट। आप देखिए विद्यार्थियों, एक नया ट्रेंड है ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। आपसे सीधा करेक्ट नहीं पूछेगा या आपको लिखेगा नहीं, यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट, मतलब गलत, जो करेक्ट नहीं है, मतलब आपके रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग वर्ड नहीं दिया है उसने। आजकल सीधा राइट या रॉन्ग वर्ड नहीं देता है, वो पूछता है नॉट करेक्ट, और विद्यार्थी करेक्ट पढ़ करके उसको करेक्ट करके आ जाता है, नॉट वर्ड को देखता ही नहीं है एग्जाम में। तो आपको याद रखना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एआई का ज़माना है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछेगा। तो जैसे ही आप देखते हैं जो भी करेक्ट या राइट लिखा हुआ है उसके आगे अगर रॉन्ग है तो हमेशा उल्टा करना है आपको। जैसे नॉट करेक्ट लिखा है मतलब आपको रॉन्ग देना है। अब आप इसमें देखिए कि कैजुअल लीव इज वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव। रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव नहीं होता है कैजुअल लीव, ये आपकी आकस्मिक लीव है जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से दी जाती है, इसको आप क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए सेंटेंस गलत होगा। दूसरा हम देखते हैं कि कैजुअल लीव इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी रूल। बिल्कुल ठीक है, वो किसी भी रूल से सब्जेक्ट नहीं है, ये राइट बनता है। इसी तरह का आपका आता है टेक्निकली ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन कैजुअल लीव इज़ नॉट ट्रीटेड एज एब्सेंट ऑफ फ्रॉम ड्यूटी। अगर उसको एब्सेंट ऑफ ड्यूटी नहीं माना जाएगा, बिल्कुल ये बात भी सही है, यहाँ पर निकल करके आती है। और इसी तरह से आप देखेंगे तो संडेज एंड हॉलीडेज फॉलिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैजुअल लीव विल बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ लीव। ये बात गलत है, आर नॉट पार्ट ऑफ लीव है, यहाँ पर केवल नॉट उन्होंने छोड़ दिया, पूरा सेंटेंस सेम टू सेम उठाया है। इसीलिए विद्यार्थियों इसमें जो ऑप्शंस आईआईटी ने प्रोवाइड करे हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि कोई भी ऑप्शंस यहाँ मैच नहीं करता है। एक नंबर जो ऑप्शन है कैजुअल लीव इज़ वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव नहीं है, कैजुअल लीव इज़ नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव एंड इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी रूल मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्पष्ट लिखा हुआ है रूल के अंदर, दैट्स वाई ऑप्शन 1 गलत हो जाता है और ऑप्शन 4 भी गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें नॉट पार्ट ऑफ लीव है। इसीलिए यहाँ पर बचते हैं हमारे पास में 2 और 3, और ऑप्शंस में 2 और 3 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं। दैट्स वाई आईआईटी में अगर किसी ने एग्ज़ाम ये दी होगी तो उसने इस क्वेश्चन को चैलेंज किया होगा। इसमें ऑप्शंस आने चाहिए थे 2 और 3। तो हमारी तरफ से, मेडल स्कॉलर की तरफ से आपके लिए ये क्वेश्चन है जिसमें राइट ऑप्शंस होंगे 2 और 3, तो आप उसे ही करेक्ट मानिएगा। और अगर आपका कोई व्यू है इस क्वेश्चन पे तो आप हमें ज़रूर कमेंट में भेज सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ए रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज remuneration of special work of an occasion of or increment in character is called। यानी विद्यार्थियों इस प्रश्न के अंदर कहा गया है ए रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज remuneration of for special work of an occasion और इंटरमिटेंट कैरेक्टर इज कॉल्ड। यानी उसे क्या कहेंगे जब आपको ऐसे काम के लिए पारिश्रमिक दिया जाता है जो आपने एक्स्ट्रा किया है, तो उसे ऑनरियम बोलते हैं, यानी मानदेय, सम्मानीय मानदेय जो आता है उसे बोलते हैं ऑनरियम। तो इसीलिए विद्यार्थियों ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच आर ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज नॉट कैटेगराइज एज ट्रैवलिंग अलाउंस। इनमें से कौन सा ऐसा अलाउंस है जिसको कैटेगराइज नहीं किया जाता ट्रैवलिंग अलाउंस के अंतर्गत। तो विद्यार्थियों आपको हम बता दें कि ट्रैवलिंग अलाउंस में आते हैं ट्रांसपोर्ट, माइलेज और डेली। इसीलिए परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है वो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए, बी एंड सी यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, माइलेज अलाउंस एंड डेली अलाउंस आर कमिंग अंडर द ट्रैवलिंग अलाउंस, बट परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस इज नॉट कवर्ड अंडर द ट्रैवलिंग अलाउंस। दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now we come on question number 6. When a temporary post is created, which will probably be filled by a person who is already a government servant, its pay should be fixed by a central government with due regard to। यानी विद्यार्थियों जब ऐसी पोस्ट बनाई जाए जो कि ऐसे पर्सन के द्वारा फुलफिल की जाए जो गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी है, यानी आप देखते होंगे कि डेपुटेशन पे जो आपको बुलाया जाता है वो ऐसी पोस्ट के लिए बुलाया जाता है कि आप ऑलरेडी इन सर्विस में है, इस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट खाली है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट्स पे शुड बी फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद ड्यू रिगार्ड टू।
तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, द कैरेक्टर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, यानी जिस तरह का काम होगा उसके लिए उसी तरह का पेमेंट दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। व्हेन ऐसी पोस्ट जब क्रिएट की जाती है तो उसमें आपका नेचर ऑफ परफॉर्मेंस या नेचर ऑफ वर्क देखा जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, नो गवर्नमेंट सर्वेंट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस shall be granted leave of any kind for continuous period exceeding, यानी किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक साथ लीव नहीं दी जाएगी, किसी भी ऐसी परिस्थिति में, नॉर्मल परिस्थितियों में नहीं दी जाएगी, 5 साल से ज़्यादा की लीव उसे नहीं दी जाएगी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, if a government servant is reduced as a measure of penalty to a lower stage in his time scale, the authority for ordering such reduction shall specify, जब किसी सरकारी कर्मचारी को रिड्यूस किया जाता है लोअर रैंक में या लोअर स्टेज ऑफ पे में, टाइम स्केल में, तो अथॉरिटी क्या होगा, द पीरियड फॉर विच द रिडक्शन शैल बी इफेक्टिव, या whether on restoration the period of reduction shall operate on postpone future increments if so to vast extent. तो select the correct answer using the code given below. Only one is the correct, the period for which the reduction shall be effective. विद्यार्थियों यहाँ पर टाइम स्केल की बात की गई है, रिडक्शन हुआ है तो एक निश्चित समय के लिए हुआ है। ऑप्शन 2 में बी डील्ड विद सेपरेटली एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो ऑप्शन 2 है वो अलग से सेपरेटली डील्ड किया जाता है कि रिस्टोरेशन से रिगार्डिंग द पीरियड ऑफ रिडक्शन शैल ऑपरेट टू पोस्टपोन फ्यूचर इंक्रीमेंट्स, वो अलग से होता है। और इस केस में जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं जहां गवर्नमेंट सर्वेंट को रिड्यूस किया जाता है, उस केस में पीरियड फॉर विच द रिडक्शन शैल बी इफेक्टिव, केवल इतना ही दिया जाता है कि कितने पीरियड तक ये टाइम स्केल इसको लागू होगा। तो ऑप्शन 1 इज ओनली करेक्ट आंसर। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। विद्यार्थियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बात हुई है। विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है, नॉर्मल परिस्थिति की बात नहीं हुई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जब भी आपको स्पेशल वर्ड के साथ में पूछा जाए तो स्पेशल होता है, यानी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर कैंसर और मेंटल इलनेस। इन परिस्थितियों में आपको स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ग्रांट की जाती है। तो ऑप्शन 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। Now we come on question number 10. The competent authority may retire a government servant in public interest after the government servant has completed the qualifying service of. तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी ने 30 साल की सर्विस अपनी पूरी कर ली है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसे कंपल्सरी रिटायरमेंट दे सकती है इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी हो सकता है वो पद समाप्त कर दिया गया हो अब, या उसके पद की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह गई हो। जैसे आपको पता है कि पहले साइक्लो रिजियोग्राफ बनते थे, स्टेंसिल्स बन के प्रिंट होते थे। अगर उस पद पर आज कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं है, तो नॉर्मली अगर जब उसकी 30 ईयर्स की सर्विस पूरी हो जाएगी तो उसे भी कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF में बी एस्टैब्लिश्ड टू। विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी प्रश्न आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी और RTI एक्ट ऐसा है कि किसी भी एग्जाम IIT अगर एग्जाम करा रहा है तो 2 फेवरेट सब्जेक्ट हैं उसके, एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पूछेगा और एक इंफॉर्मेशन एक्ट RTI से, RTI एक्ट 2005 से पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन है इस पेपर का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आया है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराते समय आपको एडिशनल फैक्ट इस क्वेश्चंस के बताए थे। वंस अगेन हम देखते हैं कि NRF कैसे बना है। NRF विद्यार्थी बना है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अमेरिका में होता है NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट जो होते हैं उसको फाइनेंस करेगा NRF, यानी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनमें शोध और अनुसंधान होगा, रिसर्च होगा, उसके लिए IIT जैसे इंस्टीट्यूट में भी ये NRF फाइनेंस करता है, इसीलिए इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इनेबल ए कल्चर ऑफ रिसर्च ऑन प्रीमेट द थ्रू यूनिवर्सिटीज़, यानी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपको रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए NRF की स्थापना की गई है। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में विद्यार्थियों दिया हुआ है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज रिलेटेड एज असर्शन
एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। यानी आजकल का ये नया ट्रेंड है एग्जाम्स के अंदर विद्यार्थियों असर्शन और रीजन का। ये नीट या आपको जेई के अंदर अधिकतर देखने को मिलते थे, लेकिन अभी नॉर्मल प्रमोशन एग्जाम में भी असर्शन रीजन आना शुरू हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह का हार्ड कर दिया गया है। तो पहला है असर्शन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ रिकमेंडेड फॉर सेटिंग अप मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, यानी मेरू। और रीजन क्या है इसका मेरू एस्टेब्लिश होने का? मेरू विल एम द अटेंडिंग द हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड इन क्वालिटी एजुकेशन। अब आप देखिए कि दोनों की दोनों मेरू का जो एम है वो तो दे रखा है, और मेरू स्थापित किया गया 2020 के अंतर्गत। जब भी असर्शन होगा उसका रीजन को आप बिकॉज लगा करके ऐड करिएगा। तो अगर आपको बिकॉज लगा करके आंसर मिल रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन है, और अगर बिकॉज लगा करके आंसर नहीं मिल रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बशर्ते कि वो करेक्ट हो सकता है सेंटेंस। लेकिन अगर उसका कारण है असर्शन और रीजन हमेशा कारण बनेगा जब बिकॉज लगा करके सेंटेंस को जोड़ करके देखिएगा कि अगर एक्यूरेट आपको आंसर मिल रहा है बिकॉज का तो वो उसका रीजन हो सकता है। दैट्स वाई बोथ आर सेंटेंस आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि जो मेरू की स्थापना की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ मेरू का वो क्यों की गई है इसका जवाब ये नहीं देता, बल्कि ये बताता है रीजन कि उसका उद्देश्य क्या है, लेकिन कारण उसमें नहीं दिया गया है। दैट्स वाई हम इसको करेक्ट नहीं मानते हैं, और जो सेंटेंस आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द एक्सप्लेन accurately with the assertion and reason. That's why option B is the correct for question number 22. अब हम आते हैं 13वें क्वेश्चन पर, एरिया इन विच ऑफिस ऑटोमेशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। विद्यार्थियों ऑफिस ऑटोमेशन की जब भी बात होती है तो हम देखते हैं ऑप्शंस को। स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी ऑफिस ऑटोमेशन में आता है कि आपके पास सभी चीज़ों को रखने की जगह हो तथा इंफॉर्मेशन तुरंत मिल सके, ऐसी व्यवस्था ऑफिस ऑटोमेशन के द्वारा की जा सकती है। प्रोसेसिंग एंड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ऑफिस ऑटोमेशन हो जाएगा तो आपकी प्रोसेसिंग और डिलीवरी भी फास्ट हो जाएगी। इसी तरीके से देखते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड डुप्लीकेशन, आपको डॉक्यूमेंट भी फास्ट बन जाएंगे। डुप्लीकेशन अगर आपको करना है ऑटोमेशन में, जीरोक्स होगी, सारे इक्विपमेंट आपके पास होंगे, तो इन्फॉर्मेशन का क्रिएशन और डुप्लीकेशन भी इजी हो जाएगा। इसी तरह फास्टर कम्युनिकेशन, तो ये सारे के सारे एलिमेंट बताते हैं कि ऑफिस ऑटोमेशन के अंतर्गत आते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2, 3 एंड 4 आर द करेक्ट। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। द ट्रेवलिंग अलाउंस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ट्रांसफर टू फॉरेन सर्विस एंड ऑन रिवर्सन देयर फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस विल बी बॉर्न बाय, यानी जब भी आप फॉरेन सर्विस पर जाते हैं और वहाँ से वापस जब आते हैं तो उसका एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट में कौन बॉर्न करता है, उसके बारे में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ज्वाइनिंग फॉरेन सर्विस। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको आपकी पोस्टिंग क्लेम देती है, यानी जब आप यहाँ से जाते हैं तो पोस्टिंग क्लेम लेंगे आप, और जब वहाँ से लौट के आएंगे तो भी पोस्टिंग क्लेम लेंगे। तो एक्सपेंडिचर कौन बियर करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉर्न करेगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15, ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन और डीम्ड टू बी प्लेस अंडर सस्पेंशन शैल बी एंटाइटल्ड टू सब्सिस्टेंस अलाउंस नेमली। अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जब आप डीम्ड सस्पेंशन के अंतर्गत जाएंगे या सस्पेंशन के अंतर्गत जाएंगे तब आपको जो सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी आपको गुजारा भत्ता, सब्सिस्टेंस अलाउंस होता है गुजारा भत्ता, वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, तो वो कितना मिलता है? तो इक्वल टू हिज लीव सैलरी, यानी जो आपको 1 महीने की लीव के अंतर्गत जो सैलरी आपको मिलती है वो आपको मिलती रहेगी। और पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग लीव, यानी जब आप लीव पे जाते हैं तब आपको कितना पेमेंट मिलता है, यानी जो जो अलाउंस आपको लीव के ड्यूरिंग मिलेंगे वो सारे के सारे मिलेंगे। लेकिन जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, अगर आप पूरे महीना नहीं आते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है, यानी 1 महीने में आपको 1 दिन की ड्यूटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए करनी जरूरी है। इसी तरह जो अलाउंस अगर आपको लीव के दौरान आपके कट ऑफ हो जाते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, बाकी सारे के सारा पेमेंट आपको मिलेगा। ये दिया जाता है सब्सिस्टेंसेस अलाउंसेस जो दिया जाता है वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन ए इज करेक्ट, इक्वल टू हिज लीव सैलरी। क्वेश्चन नंबर 16, ए गवर्नमेंट सर्वेंट जॉइंट सर्विस ऑन 2 जनवरी 2006 एंड डाइड ऑन 31 दिसंबर 2007, हाउ मच ग्रेजुएटी विल बी एडमिसिबल टू हिज फैमिली। यहाँ पर विद्यार्थियों आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस आना चाहिए, ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट की जाती है उसको मैं आपको विस्तार से थोड़ा बता देता हूँ। विद्यार्थियों ग्रेजुएटी
कैलकुलेशन का एक फार्मूला होता है, बेसिक पे प्लस डीए होता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर से और 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो आपका ग्रेजुएटी निकल करके आता है। मैक्सिमम जो ग्रेजुएटी है वो आपको 20 लाख दिया जाता है और ग्रेजुएटी कैलकुलेट की जाती है, उसका रूल रेगुलेशन है सीसीएस पेंशन रूल्स के द्वारा। इसमें आपको सैलरी प्लस अलाउंसेस शामिल होते हैं और 1 मंथ से आपको देखा जाता है कि कितने साल का आपका डेज निकल के आता है, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाता है। नंबर ऑफ ईयर सर्विस पे ग्रेजुएटी डिपेंड करता है कि आपने कितने साल सर्विस की है। दैट्स वाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइंट 2 जनवरी 2006 को ज्वाइन किया है और 31/12/2007 को उसकी डेथ हो गई है, तो उसको मिलेगा केवल 2 टाइम्स ऑफ इमोलमेंट्स, मतलब जो उसका सैलरी प्लस अलाउंस बनेगा उसका दुगना उसको ग्रेजुएटी मिलेगी, क्योंकि 5 और 7 ईयर्स में आपको केवल आपका 2 टाइम्स इमोलमेंट भी दिया जाता है। मिनिमम सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर 10 ईयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द इफेक्ट फॉर इंटरप्शन इन सर्विस, यानी जब भी आपके सर्विस ब्रेक होता है, इंटरप्शन ऑफ सर्विस होता है ब्रेक इन सर्विस, यानी ब्रेक इन सर्विस होगा तो क्या क्या आपका अफेक्ट होगा। ऑथराइजेशन, लीव ऑफ एब्सेंस होगा नहीं, ब्रेक इन सर्विस से लीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सस्पेंशन वेयर इट इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय द री इंसिस्टमेंट और वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज, इससे भी कोई फ़र्क नहीं है। ज्वाइनिंग टाइम वाइल ऑन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट, नो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। पीरियड ऑफ एब्सेंस नॉट कवर्ड बाय द ग्रांट ऑफ लीव एंड ट्रीटेड एज डाइज नॉन, जब भी इंटरप्शन ऑफ सर्विस होगा वो आपका डाइज नॉन में काउंट होगा, यानी उतने दिन की सर्विस आपकी काउंट नहीं होगी, यानी नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस जो आपका काउंट होगा, जितने पीरियड में आपका एब्सेंटी है वो कट जाएगा, उतनी सर्विस आपको दोबारा से करनी होगी। दोबारा से इन द सेंस कि मान लो आपने 25 साल की 30 साल की सर्विस में रिटायरमेंट किया, उसमें 1 साल आप एब्सेंट रहे, तो आपका 30 साल का जो बेनिफिट है वो 31 साल सर्विस करोगे तब मिलेगा। तो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17। Now we come on question number 18. Permission of the government under CCS conduct rules is not necessary for a government servant. यानी विद्यार्थियों इसमें कहा गया है जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनको किसी भी जगह आपको अप्लाई करना हो या कहीं भी कोई मेंबरशिप लेनी हो तो परमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सीसीएस कंडक्ट रूल के अंतर्गत आपको कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ संयुक्ता संचार कमेटी या समिति। तो आप याद रखिएगा, संयुक्ता संचार समिति के मेंबर बनने के लिए आपको गवर्नमेंट से कोई भी आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट सच मेंबरशिप शुड बी नॉलेज इन द नॉलेज ऑफ HOD, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपका जो है उसकी नॉलेज में आप वर्बली बता सकते हैं कि सर मैं इस कमेटी का मेंबर बन रहा हूं। अब बात आता है संयुक्ता संचार कमेटी है क्या। विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, संयुक्ता संचार कमेटी एक एडवाइजरी कमेटी के तौर पे इंडिया में काम करती है जो सामान्य लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का काम करती है, यानी संचार के क्षेत्र में सामान्य लोगों की ज़रूरतें कैसे पूरा हो इसके लिए ये कमेटी काम करती है। इसका मेंबर बनने के लिए आपको किसी की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, केवल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को आप एक बार इंटीमेट कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। Disciplinary action under CCA rules can be initiated against a central government employee or officer. कब आपको ये CCA रूल के अंतर्गत आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा ऑन ए रिसिप्ट ऑफ ए कंप्लेंट। जैसे ही आपके पास कंप्लेंट आती है आपको डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू कर देना है। ऑप्शन बी रॉन्ग है कि आफ्टर इनिशिएटिंग इंक्वायरी हो जाएगी तो आपको डिसिप्लिनरी एक्शन की शुरुआत में क्या करना है, जैसे ही कंप्लेंट आती है तो आपको डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू कर देना है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 19। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। इसके अंदर लिखा हुआ है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो फॉर द लिस्ट। फर्स्ट और सेकंड में जो कोड दिए गए हैं उनको आपको मिलान करना है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन ए में दे रखा है मिसकैरेज एंड अबॉर्शन। ये जो एक्ट है इसमें जो आपको लीव मिलती है विद्यार्थियों, मिसकैरेज एंड अबॉर्शन के केस में जो लीव मिलती है वो मिलती है 45 डेज की, और चाइल्ड अडॉप्शन केस में मिलता है 180 डेज एंड स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर इंजरी में मिलता है आपको 24 मंथ्स का लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलता है फॉर ट्रीटमेंट। ये टेम्परेरी एम्प्लॉयज़
विद 9 मंथ सर्विस को मिलता है आपको 3 मंथ्स का। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मिसकैरेज एंड अबॉर्शन 45 डेज, चाइल्ड केयर अडॉप्शन लीव 180 डेज, स्पेशल डिसेबिलिटी मिलती है लीव इंजरी के केस में 24 मंथ्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फॉर टेम्परेरी एम्प्लॉय विद 9 मंथ सर्विस को 3 महीने का मिलता है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। विद्यार्थियों क्लियर हो गया होगा आपको कि कौन सी लीव कितने की मिलती है। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो आपको लीव से संबंधित देंगे। आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताना कि आपको लीव से रिलेटेड अगर कन्फ्यूजन है तो एक ही वीडियो में हम पूरी लीव को डिस्कस करेंगे और वहाँ पर एक एक करके उससे बनने वाले प्रश्नों को भी हल करेंगे कि कौन सी लीव के आधार पर केस वाइज अलग अलग केस दिए हुए रहेंगे कि ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, ऐसे केस में आपको क्या करना होगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग तैनात हैं उनको इसका पता रहता है, लेकिन जो टेक्निकल साइड में है उनको इसके बारे में थोड़ा कम नॉलेज होता है। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताना, मैं एक स्पेशल वीडियो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो लीव से रिलेटेड है, IIT में जो आपको लीव मिलता है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो हम लेकर के आएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज रिसीविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गवर्नड बाय ब्लैंक दे रखा है ऑफ CAG, यानी आपको जो DPC बनती है ड्यूटीज पावर एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस एक्ट 1971 के अंतर्गत। यानी जो ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे आपका IIT भी ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर काम करता है, उनका फाइनेंशियल ऑडिट किया जाता है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो वो CAG के रूल कौन से रूल के अंतर्गत है, वो सेक्शन 14-15 के अंतर्गत आता है। साथ ही विद्यार्थियों अगर आपको 14 या 15 ना दे तो सेक्शन 19, 23 और 20 भी ये एम्पावर्ड करता है कि उसके अंतर आपको फंड मिले। तो टोटल सेक्शंस जो आपको याद रखनी चाहिए वो हैं सेक्शन 14, 15, 19 के अंदर 2 और 3 तथा सेक्शन 20। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 एंड 15 ऑप्शन बी, बट आपको सेक्शन 19 एंड 20 भी याद रखना है। अब विद्यार्थियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। विच ऑफ दीज आर द करेक्ट सेट ऑफ जनरल फाइनेंशियल ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स फॉर बैलेंस शीट। विद्यार्थियों इस तरह के जो प्रश्न आते हैं GFR के अंदर से निकाले जाते हैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स में से। तो अब आपको GFR में अंदर 7 ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए होते हैं। उसमें आता है इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, कंप्लायंस, एक्यूरेसी तथा टाइमलाइंस। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर्स। कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, ओनरशिप एंड डिस्क्लोजर। तो ये 7 जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ही ये निर्धारित करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इफ सम आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मिसक्लासिफाइड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर इट कैन बी सेड दैट दिस ऑब्जेक्टिव इज नॉट मेट डिस्क्लोजर। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। जब आपका कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था लेकिन आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासिफाइड कर दिया, तो ऐसा करने से क्या प्रभावित होगा, आपका डिस्क्लोजर जो है वो प्रभावित होगा। एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंप्लीटनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑकरेंस होगा नहीं, क्योंकि आपने ऐसी उद्घोषणा के द्वारा करके बताना पड़ेगा, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि ये एक्सपेंडिचर इसका था और ये एक्सपेंडिचर इसके द्वारा हमने कर दिया, ये आपने मैट नहीं हुआ है ये एक्सपेंडिचर, तो वो डिस्क्लोजर के आधार पे आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 24। PFRDA स्टैंड फॉर, ये अधिकतर शॉर्ट फॉर्म्स आपसे पूछता है। तो PFRDA का है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 25। विद्यार्थियों पूरा वीडियो देखने का फ़ायदा यह है कि आपको जो एक्स्ट्रा बताया जाता है, जो क्वेश्चन में नहीं है, उसका भी आपको नॉलेज हो जाता है। स्किप करके वीडियो देखने से उन ट्रिक या उन फैक्ट्स की से आप छूट सकते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज़ द रेट ऑफ ए गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉय अकाउंट अंडर टायर 1 ऑफ NPS। विद्यार्थियों NPS के अंतर्गत में टायर 1 और टायर 2 होता है। टायर 2 स्वैच्छिक होता है, उसमें आप अपनी इच्छा से पैसा डाल सकते हैं, लेकिन टायर 1 इज़ द कंपलसरी। तो 10% ऑफ द सैलरी प्लस DA एम्प्लॉय का कटता है और 14% गवर्नमेंट देती है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो आपको याद रखना है 40% ऑफ द बेसिक पे प्लस DA ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिविजुअल जो आपका एम्प्लॉय है उसकी तरफ से कितना जाता है, तो 10% ऑफ द सैलरी आपको DA का, सैलरी प्लस DA का जाता है एम्प्लॉय की तरफ से।
एडिशनल अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है 14% बाय द गवर्नमेंट। और ये कब से किया जा रहा है? ये किया जा रहा है 1 अप्रैल 2019 से 2019 से सॉरी। 95% इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा एंड डेप्ट फंड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विद्यार्थियों, एडिशनल नॉलेज है कि एनपीएस में जो पैसा आपका जा रहा है उसका 95% पैसा कहाँ लगाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो जाता है इंफ्रा और डेप्ट फंड के अंतर्गत। और 5 से 15% जो पैसा है वो इक्विटी में डाला जाता है। मार्केट में रिस्क केवल 5 to 15% ही मैक्सिमम एक्सपोजर एनपीएस का दिया जाता है, उससे ज़्यादा 50% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो ये एडिशनल फैक्ट था जो इस क्वेश्चन पे अगले बार आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। मेजर हेड ऑफ अकाउंट फॉलिंग विद इन द कॉन्सोलिडेटेड फंड जनरली करस्पॉन्डेंस टू। अब यहाँ पर विद्यार्थी देखिए, विद्यार्थियों जो गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं मेजर फंड के ऊपर, यानी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट सच एज डिफरेंट सर्विसेज लाइक एग्रीकल्चर, डिफेंस, ये सब मेजर हेड्स में आते हैं। जब भी बजट आता है आप देखते होंगे मेजर हेड के अंदर आपके डिपार्टमेंट में भी मेजर हेड और माइनर हेड के बजट होते हैं। माइनर हेड में जो पिटी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनके एक्सपेंडिचर्स आते हैं और मेजर हेड हमेशा प्लानिंग के आधार पर बनाया जाता है। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंड होते हैं वो फंक्शंस पर आधारित होते हैं, और जैसे एग्रीकल्चर या डिफेंस जो मेजर हेड के अंतर्गत आते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 26। Now we come on question number 27. The weightage of the technical parameter non-financial parameter is no case should be exceed। यानी आपको देखो जब भी आप टेंडरिंग करेंगे तब आपको वेटेज देखा जाएगा टेक्निकल पैरामीटर और नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर का, और आपको नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर का जो है आपको नहीं बढ़ेगा 30% से ज़्यादा, यानी 70% आपको टेक्निकल पैरामीटर्स देखने होंगे और जो नॉन टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो केवल 30% ही देखने होंगे। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज़ द एंटाइटलमेंट ऑफ एलटीसी टू ऑफिशियल्स अंडर सस्पेंशन। जब भी कोई व्यक्ति को सस्पेंड किया जाएगा तो उसके एलटीसी के पैरामीटर्स क्या होंगे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, हर प्रश्न पत्र में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखिएगा, जब भी किसी इंडिविजुअल को सस्पेंड किया जाता है, जब भी किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है तो उसकी स्वयं की एलटीसी तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी फैमिली को एलटीसी एंटाइटलमेंट बनता है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट, एंटाइटल टू द फैमिली ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। The total distance by a larger route is 1400 miles and that by shortest route is 1300 miles। अभी 2023 में जो IIT के एग्ज़ाम्स NTA ने कराए थे उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। अभी जो IIT दिल्ली के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि यही वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। नव क्वेश्चन नंबर 29 हम रीड कर रहे थे। The total distance by a larger route 1400 miles and by the shortest route is 1300 miles. If the government servant concerned has travelled the initial 900 miles by the class 2, remaining 500 miles by first class, how will reimbursement of expenditure is regulated? तो आप याद रखिएगा हमेशा एक्चुअल ट्रेवल ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में एक ही चीज़ होनी है, एक्चुअल ट्रेवल होना चाहिए और शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट by proportionating the actual travel of 900 miles by class 2 जो इसका एंटाइटलमेंट है और 500 miles by class 1 with respect to the shortest route 1300 miles। यानी शॉर्टेस्ट रूट 1300 माइल्स का ही हमको देना है, 900 माइल्स का हम एक्चुअल ट्रेवल किया सेकंड क्लास में और जो फर्स्ट क्लास का उसका एंटाइटलमेंट बनता है वो उसको देंगे 500 माइल्स का। इस तरह से ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। ए पोस्ट कैरिंग ए डेफिनेट रेट ऑफ पे सैंक्शनड फॉर ए लिमिटेड टाइम इज़ कॉल्ड। जब भी आप ऐसी पोस्ट को कैरिंग करते हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए है तो हमेशा लिमिटेड टाइम के लिए जो पोस्ट क्रिएट की जाती हैं उन्हें टेम्परेरी पोस्ट कहा जाता है। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 30। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 31। ए फाइनल एस्टिमेट फॉर द ईयर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट नॉन एक्चुअल्स एंड लाइकली एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द ईयर इज़ कॉल्ड। हमेशा याद रखिएगा जब भी आपका बजट आता है हम बजट एस्टिमेट्स बनाते हैं, लेकिन जैसे ही साल एंड होने वाला होता है तब हमें रिवाइज्ड एस्टिमेट देने होते हैं कि कौन से फंड में कितना फंड हम कंज्यूम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। तो वो एस्टिमेट दिया जाता है ईयर बेस्ड के आधार पर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर के आधार पर। यानी आपको 6 महीने के बजट हो गए लिए हुए, आपने कितना उसमें से खर्चा कर दिया, लाइकली आप कितना और कर सकते हैं, क्योंकि सरेंडरिंग और फंड में जब बाद में प्रॉब्लम आती है। दैट्स वाई उनके हेड्स बदल दिए जाते हैं डिपार्टमेंट के अंतर्गत। अगर एक फंड
फंड से दूसरे फंड में सैंक्शन ले लिया जाता है कि हमारा पैसा इतना इस फंड में पड़ा हुआ है, उसे हम खर्च नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें इस फंड में ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ से सैंक्शन आ जाता है, हाँ इतना फंड आप उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो ऐसे केसेस में आपको रिवाइज एस्टिमेट ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, विच आर द फॉलोइंग इज मीन टू compensate the purchaser of any loss suffered due to the failure of the supplier to complete his obligations as per contract। अगर कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो सप्लायर है अगर वो फेलियर होता है सप्लाई करने के अंतर्गत, तो ऐसे केसेस में आपको क्या होगा, तो उसके द्वारा जो जमा है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसके द्वारा आपको ये भुगतान किया जाएगा। तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट इसीलिए दिया जाता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फेलियर होता है, वो अपने ऑब्लिगेशंस में खरा नहीं उतरता है, तो आपके पास उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उससे आपकी भरपाई होगी। तो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 32। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 33। विद्यार्थियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 की। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CCS कंडक्ट रूल 1964 स्ट्राइक मीन्स, यानी CCS कंडक्ट रूल 1964 में जो स्ट्राइक की परिभाषा दी है वो क्या है। हम देखते हैं मास एब्सेंटिज्म फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन, यानी मास एब्सेंट हो जाएं आप, एक साथ बहुत सारे एम्प्लॉय ये तय कर लें कि हम वर्क पर नहीं जाएंगे, वो भी स्ट्राइक में ही काउंट होता है, दैट इज़ करेक्ट। सेकेंड इज रिफ्यूजल टू वर्क ओवर टाइम वेयर द सच ओवर टाइम इज़ नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। जब आपका अधिकारी, आपका डिपार्टमेंट ये कहे कि आपको ओवर टाइम की ज़रूरत है और आप मना कर दें, अगर वो पब्लिक के हित में ओवर टाइम मांग रहे हैं, जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना के अंतर्गत वैक्सीन्स बनने में या जिस डिपार्टमेंट में कोरोना का इन्वॉल्वमेंट था, हेल्थ डिपार्टमेंट में, ऐसे केसेस में जब हॉस्पिटल्स 24 आवर्स खुले थे और अगर कर्मचारी ये मना कर दे कि मैं ओवर टाइम नहीं करूँगा, तो वो स्ट्राइक के अंदर काउंट किया जाता है और उसके खिलाफ में वही एक्शन लिए जाते हैं जो स्ट्राइक के अंतर्गत किसी कर्मचारी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन 1 and 2 इज़ द करेक्ट, बट ऑप्शन 3 प्रैक्टिसेस लाइक गो स्लो, सिट डाउन एंड टोकन स्ट्राइक आर नॉट द स्ट्राइक। यानी आप धीरे काम कर रहे हैं, आज आपने सोचा है कि मुझे मेरा विरोध दर्ज कराना है धीरे काम करके, तो इसका कोई पैरामीटर नहीं होता कि आप कितना धीरे काम कर रहे हैं, दैट्स वाई वो स्ट्राइक में काउंट नहीं होता। यानी आप किसी कहीं चाहने के लिए आपको कह दिया और आप स्लो स्लो जा रहे हैं, तो आपको दौड़ने के लिए नहीं कह सकता, तो ये स्ट्राइक में काउंट नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 34। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स। अब ट्रैवलिंग अलाउंस रूल के लिए हमें ये स्टेटमेंट देखने हैं कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस पूछा है। पहला है दिस रूल मे बी कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री रूल्स। ये बिल्कुल सही है क्योंकि ट्रैवलिंग अलाउंस में रूल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री रूल्स कहलाते हैं। ऑप्शन 2 दे अप्लाई टू द गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली हु आर सब्जेक्टेड टू फंडामेंटल रूल्स। ये गलत है, ये सभी गवर्नमेंट कर्मचारियों पर ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, दैट्स वाई ऑप्शन 2 इज़ द रॉन्ग। ऑप्शन 3 देखते हैं, दीज रूल्स अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट वेयर पे इज डेबिटेड एज सेंट्रल रेवेन्यूज। बिल्कुल सही है, जिनको भी सरकारी खाते से भुगतान होता है उन सब पर ये रूल लागू होता है। तो ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 34। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 35। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इज एन इंस्टीट्यूट अंडर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर रिपीट होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, बेंगलुरु में ये इंस्टीट्यूट है। और नाउ क्वेश्चन नंबर 36, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस आर। अब देखिए, ये जो टैक्स लगाए जाते हैं सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन टैक्स, ये हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। दीज आर लेविड ऑन द टॉप ऑफ द अदर टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स। यहाँ पर देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो आपसे डायरेक्ट लिए नहीं जाते, यानी आपसे लिया जाता है इनकम टैक्स, लेकिन उस इनकम टैक्स के ऊपर लगा दिया जाएगा, आपको सेस लगा दिया जाएगा सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, या कोई भी जो गवर्नमेंट आपको इम्प्रूवमेंट करके सर्विसेज देना चाहती है तो किसी टैक्स के ऊपर लेवी लगा देती है। तो ऐसे टैक्स को जब पूछा जाएगा तो वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं, या डायरेक्ट तो आपसे इनकम टैक्स लिया जा रहा है लेकिन उस पर सेस लगा दिया जा रहा है। जब भी जो भी सेस अगर पूछा जा रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स में आएंगे। जैसे जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा, लेकिन इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 36, इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 37, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ इज आर करेक्ट। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे एनजीओ बोलते हैं उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 इज
इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी टू कैरी आउट इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। बिल्कुल सही है, इसीलिए एनजीओ की स्थापना की जाती है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन इंटरेस्ट टू प्रमोट देयर एरिया ऑफ कंसर्न्स। बिल्कुल सही है, एनजीओ जो होता है कोई स्पेसिफिक थीम पर बनते हैं, किसी पुअर्टी के लिए बनते हैं, कोई समाज कार्य के लिए बनता है, कोई गरीबों के कल्याण के लिए बनते हैं, कोई हाउसिंग क्षेत्र में काम करता है, कोई विधवा नारियों के लिए काम करता है। इस तरीके से आप उसका स्पेसिफिक फील्ड होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, बोथ ए एंड टू आर द करेक्ट सेंटेंसेज एंड बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 37। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 38। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी ये क्वेश्चन आपसे PFMS जो आता है उसके लिए पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबो आर करेक्ट। तो ऑप्शन 1 and 2 आर द करेक्ट। लेट्स सी द सेंटेंसेज। इट इज़ द वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड फॉर इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट। यानी CAG के द्वारा ये डेवलप किया गया है FMS जो पब्लिक PFMS। और इट प्रोवाइड द रियल टाइम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही है कि आपके पास फंड की इफेक्टिव पोजीशनिंग ये दर्शाता है। इसमें आप फंड का मैनेज कर सकते हैं कि आपके पास कितना फंड है, कहाँ किस फंड की कितनी ज़रूरत है, कितना कंज्यूम हुआ, ये सब CAG वहाँ बैठ करके आपके पास देख सकता है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत। तो ऑप्शन 1 and 2 आर द करेक्ट। ऑप्शन 3, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, ये अलग से CAG के द्वारा है, ये डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव नहीं है। दैट्स वाई ऑप्शन C 3rd इज़ द इनकरेक्ट। और ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। दैट्स वाई ऑप्शन A इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 38। Now we come on question number 39. The objective of Indian government behind setting up of HEFA Higher Education Financing Agency is to provide the financial support for। देखिए विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आपको हेफा के बारे में प्रीवियस में बताया था और ये 3rd क्वेश्चन है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आपसे पूछा गया है। तो हेफा की चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थियों, जो HECI है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, इसके अंदर लॉ और मेडिकल को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा आती है। तो इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, हमने आपको बताया था ये फाइनेंसिंग करता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो होगा वो हेफा फाइनेंस करेगा हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के अंतर्गत। जो रिसर्च को फाइनेंस करता है वो करता है NRF, यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, वो रिसर्च को फाइनेंस करेगा तथा हेफा है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को करेगा। जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ द कंट्री, जैसे आपका IIT है, वहाँ पर हेफा फाइनेंस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो दैट्स वाई ऑप्शन A इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लेविड ऑन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स के ऊपर कौन सा टैक्स लगाया जाता है। यहाँ पर जो दिया गया है CGST, SGST, GST, CGST, SGST, ऑप्शंस आर इनकरेक्ट है। यहाँ पर IIT ने करेक्ट ऑप्शंस नहीं दिया है, ये विवादित क्वेश्चन है और इसमें करेक्ट आंसर आएगा IGST। तो आप याद रखिएगा, जो इम्पोर्ट्स होता है उस पर IGST लगाया जाता है, स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस नहीं होते हैं। दैट्स वाई ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो IGST है। इसीलिए विद्यार्थियों, मैं कहता हूँ मेडल स्कॉलर चैनल आपके लिए एकदम परफेक्ट जो आंसर्स होगा उनको खोज करके लाता है और इसके पीछे हमारी मेहनत है और आपका सपोर्ट लाइक और शेयर के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। आप इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके व्यू हमें भेजें और एक लाइक आपका हमें काम करने की प्रेरणा देता है। इसीलिए वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, वहाँ पर आप अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसको आप प्रेस कर दीजिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं या नहीं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी लिख सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं विद्यार्थियों और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। रिजर्वेशंस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब in the service has been provided in Indian Constitutions under article 335। आप याद रखिएगा, SC/ST का जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 335 के अंतर्गत दिया हुआ है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको यहाँ पर आर्टिकल 335 नहीं दिखे तो आर्टिकल 46 भी है जो SC/ST के रिजर्वेशन की बात करता है। इस तरह आर्टिकल 46 एंड आर्टिकल 335 ये 2 आर्टिकल हैं जो SC/ST के रिजर्वेशन की बात करता है भारतीय संविधान में। ऑप्शन C इज़ द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 41।
नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 42। द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट रेफर्स, यानी क्रीमी लेयर क्या बताता है, क्या कहता है? तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, द ग्रुपिंग बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस, यानी जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके आधार पर आपको क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में बांटा गया है। 8 लाख से नीचे है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, नहीं तो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। इसी तरह से आपको ग्रुपिंग किया गया इकोनॉमिक स्टेटस पे। दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 42 सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, श्री के संजय मूर्ति इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी फॉर हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देख सकते हैं हायर एजुकेशन में, क्योंकि आईआईटी जो है इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन का काम करता है, तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो पद हैं उन पर आप अपडेट कर सकते हैं। बाद में आप जब इस वीडियो को अगर समय रहते हुए देख लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में इसको आप अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये समय अलग अलग टाइम पर अलग अलग ये क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। बस क्वेश्चन सेम रहेगा, आंसर्स चेंज हो जाएंगे। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 44। ऑटोनॉमी ऑफ हायर एजुकेशन इम्प्लाइज फ्रीडम इन, यानी ऑटोनॉमी जो दी जाती है वो किस पर एम्प्लाई करती है, क्या फ़र्क पड़ता है ऑटोनॉमी से? तो इसमें होता ही है विद्यार्थियों, ऑटोनॉमी में आप अपना कैरिकुलम बना सकते हैं। आपको किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी का कोई प्रेशर नहीं होगा, आप अपना कैरिकुलम बना करके शुरू कर सकते हैं। दैट्स वाई इसके अंतर्गत जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा डी, कैरिकुलम डेवलपमेंट। डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 44। अब हम पहुंच गए हैं लास्ट 5 क्वेश्चन के ऊपर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईआईटी शैल बी हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन। आपको पता ही है चेयरमैन को नॉमिनेट करता है। इसका क्वेश्चन हम आईआईटी जोधपुर का जो पेपर सॉल्व किया था वहां पर हमने बताया था आपको कि राष्ट्रपति चेयरमैन को नॉमिनेट करता है। और विद्यार्थियों ये क्वेश्चन वहीं से रिपीट हुआ है, बस इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है। इसमें पूछा गया है कि कितने साल के लिए है, तो 3 साल के लिए उसको नॉमिनेट करता है। इस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अप टू ए मैक्सिमम ऑफ। आपको पता है कि ग्रेजुएटी ज़्यादा से ज़्यादा एक इंडिविजुअल को मिलती है, वो मिलती है हायर लिमिट 20 लाख। तो इसीलिए ग्रेजुएटी की अपर लिमिट भी, एग्जम्पशन की जो अपर लिमिट है वो भी 20 लाख रखी है। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47। मिस्टर एक्स ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑन फॉरेन सर्विस फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड हिज ट्रांसफर टीए शैल बी बॉर्न बाय। आपको पता ही है जब भी फॉरेन सर्विस में जाएगा तब उसका जो ट्रांसफ़र होगा वो रेगुलेटेड होगा विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द लीडिंग डिपार्टमेंट एंड द बोरिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब भी इस तरह का होता है तो दोनों डिपार्टमेंट के बीच में एक कंसेंट के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48। ए गवर्नमेंट सर्वेंट ट्राई टू क्लेम TADA forfeited or deemed to have a relinquished if it is not made within। अगर आपने अपना TADA 1 साल के अंदर क्लेम नहीं किया, जर्नी जब आपने की है उससे 1 साल के अंदर क्लेम नहीं किया तो वो फॉरफिटेड हो जाएगा 1 साल। दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। शैल बी द चेयरमैन ऑफ द सीनेट। आपको मैं बता दूं कि डायरेक्टर जो एक्स ऑफिशियो होता है, एक्स ऑफिशियो यानी हिंदी में इसे पदेन अध्यक्ष बोलते हैं विद्यार्थियों। तो डायरेक्टर एक्स ऑफिशियो शैल बी द चेयरमैन ऑफ द सीनेट। जो सीनेट होती है उसका चेयरमैन हो सकता है डायरेक्टर एक्स ऑफिशियो। तो आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 49। नाउ लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इज देयर ऑन प्रमोशन ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्यूरल ऑफ नॉर्मल इंक्रीमेंट इज टू बी एक्सरसाइज विद इन ए पीरियड ऑफ। आपको जो प्रमोशन होता है तब आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक तो आप डेट ऑफ प्रमोशन से इंक्रीमेंट ले सकते हैं या आप अपना 1 जुलाई या 1 जनवरी से ले सकते हैं। तो कैलकुलेशन के आधार पर जहां भी आपको मोर बेनिफिशियल होता है उसका आप ऑप्शन देना होता है और वो प्रमोशन के 1 साल के अंदर आपको देना होता है, नहीं तो आपका जो इंक्रीमेंट है वो प्रमोशन से डेट से लग जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर 1 मंथ। विद्यार्थियों अब हम लास्ट के 5 क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर IIT जे शैल बी हाउ मेनी ईयर्स इन द डेट ऑफ नॉमिनेशन। तो आपको याद रखना है यहाँ पर 3 ईयर्स आएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो पहले भी आपने देखा होगा डायरेक्टर वाले क्वेश्चन में या सीनियर असिस्टेंट वाले क्वेश्चन में ये आया था कि चेयरमैन को कौन नॉमिनेट करता है, तो वहाँ पर हमने दिया था राष्ट्रपति।
और इसका जो कार्यकाल होगा वो होगा 3 ईयर का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 46 के अंतर्गत आता है रिटायरमेंट ग्रेजुएटी इज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 इनकम टैक्स एक्ट अप टू ए मैक्सिमम ऑफ। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि ग्रेजुएटी की अपर लिमिट जो होती है वो 20 लाख होती है। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। वो एग्जम्पशन जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएटी 20 लाख ही मिल सकती है तो एग्जम्पशन भी 20 लाख का ही होगा। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 46। Now question number 47. Mr. X, a government employee transferred on foreign service from city A to city B. His transfer TA shall be borne by. ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बॉन्ड किया जाता है दोनों डिपार्टमेंट से। जहाँ से आप ट्रांसफ़र गए हैं और जहाँ पर आपको लेने वाला और देने वाला डिपार्टमेंट जो है उनके बीच का कंसर्न होता है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट, रेगुलेटेड विद म्यूचुअल कंसर्न ऑफ द लैंडिंग डिपार्टमेंट एंड द बोरिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 48. ए गवर्नमेंट सर्वेंट ट्राई टू क्लेम TADA forfeited or deemed to have a relinquished if it is not made within। अगर 1 साल के अंदर आपने TADA क्लेम नहीं किया तो वो आपका forfeited हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 48। नाउ क्वेश्चन नंबर 49. शैल बी द चेयरमैन ऑफ द सीनेट। तो आपको यहाँ पर लिखना है ऑप्शन ए इज द करेक्ट, द डायरेक्टर एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो को हिंदी में बोलते हैं पदेन अध्यक्ष, तो वो चेयरमैन होगा सीनेट का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 49। Now question number 50, that's the last question of this paper. On promotion, option of pay fixation from the date of accrual, normal increment is to be exercised within a period of। जब भी आपका प्रमोशन होता है आपको ऑप्शंस मिलता है, आप अपना डेट ऑफ इंक्रीमेंट प्रमोशन डेट से ले सकते हैं या 1 जनवरी लास्ट जो इंक्रीमेंट आपका आया है, या आपको आपका प्रमोशन नवंबर में आया है, आप 1 जनवरी से इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं तो कैलकुलेशन के आधार पर 1 महीने के अंदर आपको अपना ऑप्शन देना होता है कि आप प्रमोशन जिस तारीख हुआ उसके 1 महीने के अंदर ऑप्शन आपको देना पड़ेगा कि कौन सी तारीख से आपको इंक्रीमेंट चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50, दैट इज द 1 मंथ। अब आपके लिए एक संदेश। विद्यार्थियों, आज हमने पेपर को हल किया, वो था लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार। इसी तरह के अन्य पेपर भी हम आपको हल करते डेली की डेली आपको 1 या 2 पेपर हम आपको सबमिट करेंगे। और इस सीरीज़ में अभी हमने 25 पेपर्स की फर्स्ट सीरीज़ लॉन्च की है, इसी तरह सेकंड सीरीज़ भी आपको लॉन्च करेंगे 25 पेपर्स की। उसमें भी डिफरेंट IITs के पेपर्स को शामिल करेंगे। विद्यार्थियों, आशा है हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा और अगर आप हमारे प्रयास से लाभान्वित हो रहे हैं, आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है और इसी तरह के और भी पेपर्स आपको चाहिए तो आप हमें सपोर्ट करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोज़ को लाइक करें तथा उन सभी अपने दोस्तों के बीच शेयर करें जिन्हें आप बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि मदद का हाथ बढ़ाने से एक हाथ अगर आप बढ़ाएंगे तो 100 हाथ आपकी और भी बढ़ेंगे। अगर उसे भी कहीं से कोई टॉपिक मिलेगा तो वो भी आपके साथ शेयर करेगा। इसी तरह मदद करने से, एक दूसरे की मदद करने से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तथा आप इस बेनिफिट को इसी तरह लेते रहेंगे और IIT स्टाफ भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि और उनकी कैसे मदद की जा सकती है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।